गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने परिवार पर। तो साथियों, ये जो क्लास होने वाली है अपनी, वह राजनीतिक सिद्धांत वाले बैच में होगी। अपनी कौन से बैच में होगी साथियों? राजनीतिक सिद्धांत के बैच में होगी। और राजनीतिक सिद्धांत के बैच में हम लोग यूनिट नंबर 1 पूरी कवर कर चुके हैं। उसमें भी हमारे 4 चैप्टर हम लोगों ने देखे थे, है ना। उसमें देखे थे भाई राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, स्वरूप और पद्धतियाँ। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने देखा राज्य का अर्थ और उसके निर्माणक तत्व। अगला देखा कि राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। और अगला देखा हमने संप्रभुता। ये पहली यूनिट देखी थी राजनीतिक सिद्धांत पर। दूसरी यूनिट में हम लोग राजनीतिक अवधारणाओं की बात कर रहे थे, जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, है ना, और लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। आज हम बात करेंगे विधि एवं दंड का सिद्धांत। विधि एवं दंड का सिद्धांत ये अपना चैप्टर रहने वाला है साथियों। फटाफट डालिए बहुत जल्दी। विधि एवं दंड का सिद्धांत। विधि एवं दंड का सिद्धांत। यहाँ से क्या साथियों, यहाँ से आप लोगों को कथन पूछ सकता है। देखिए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना। जब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है तो इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। ज़्यादा आपसे कथन पूछ सकता है कि भाई किसने कानून को क्या कहा। उसी प्रकार से कथन पूछेगा, वो हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। ये जो विधि होती है, जो कानून होता है, विधि या जो कानून होता है, किसे हम विधि या कानून कहते हैं? तो साथियों, राज्य द्वारा निर्मित एवं लागू किए गए नियमों को क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। राज्य द्वारा निर्मित एवं लागू किए गए नियमों को क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? जो राज्य होता है साथियों, राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन के लिए, अपने नागरिकों के जीवन के संचालन के लिए कानून का क्या करता है? निर्माण करता है और उसका पालन करवाता है, उसको लागू करता है। और सभी नागरिकों के लिए उस कानून का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई भी नागरिक उस कानून का पालन नहीं करता है तो राज्य उसको दंडित करता है। राज्य उसको क्या देता है? दंड देता है। और साथ ही हम जानते हैं कि जो कानून होता है, कानून में ही क्या होता है? दंड अपना निहित होता है। यानी विधि में दंड निहित होता है ना। अरे बात ठीक है ना मेरी? तो अपने अपने विचार रखें, तमाम अपने विचारक रहे हैं, राजनीतिक विचारक रहे हैं। तो उन्होंने कानून के समक्ष अपने अपने विचार रखे, उनकी अपनी अपनी परिभाषा है ना। पहले हम जान लेते हैं। एक है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, उसमें कानून की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि भाई जो सत्ता द्वारा आरोपित आचार विचार के नियमों को ही कानून कहा जाता है। सत्ता द्वारा आरोपित आचार विचार के नियमों को ही क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। कौन, किसके अनुसार भैया? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार। एक अपने ऑस्टिन कहते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश है। कानून क्या है? कानून संप्रभु का आदेश है। ऐसे ही अपने हैं प्रोफेसर सालमंड। प्रोफेसर सालमंड क्या कहते हैं? कहते हैं कि कानून नियमों का वह समूह है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन उसे लागू करता है। राज्य उसे लागू इनके मान्यता देता है और न्याय प्रशासन उसको लागू करता है। प्रोफेसर सालमंड कहते हैं। बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं कि विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना निहित होती है। विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना क्या होती है भाई साहब? निहित होती है। एक है पाउंड। पाउंड कहते हैं कि न्याय के प्रशासन में जनता एवं नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए नियमों को क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है।
यानी कि न्याय के प्रशासन में जनता एवं नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहा जाता है। ये कौन कहते हैं? ये पाउंड कहते हैं। मैकाइवर क्या कहते हैं? मैकाइवर कहते हैं कि राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों हैं। कौटिल्य कहते हैं कि भाई कानून क्या है? कानून प्रभु सत्ता, जो प्रभु सत्ता होती है, जो संप्रभु होता है, उसके द्वारा दिया गया आदेश होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये तमाम विचारक हैं, इन्होंने कानून के समक्ष अपने अपने विचार रखे हैं कि भाई ये कानून किनको इन्होंने परिभाषित किया है, तो हम लिखने का प्रयास करें। भाई कानून क्या होता है कि राज्य द्वारा राज्य द्वारा निर्मित एवं लागू किए गए नियमों को कानून कहा जाता है। तो राज्य द्वारा निर्मित एवं लागू किए गए नियमों को कानून कहा जाता है। राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन के लिए राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन के लिए नियमों एवं कानूनों का निर्माण करता है। नियमों एवं कानूनों का निर्माण करता है जिसका पालन करना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक होता है और यदि नागरिक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो राज्य उसे दंडित करता है। एक है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में कानून को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सत्ता द्वारा आरोपित आचार विचार के नियम को ही कानून कहते हैं। लिखिए, सत्ता द्वारा आरोपित
सत्ता द्वारा आरोपित आचार विचार के नियमों को आचार विचार के नियमों को ही कानून कहा जाता है, कहा जाता है। कानून को परिभाषित करते हुए कानून को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित विचारकों ने अपने तर्क दिए हैं। जैसे ऑस्टिन है, ऑस्टिन कहते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश है। नंबर 1 ऑस्टिन का कथन है। ये कहते हैं कि कानून क्या है, कि कानून संप्रभु का आदेश है। ठीक है भाई, तो कानून क्या है? कानून संप्रभु का आदेश है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। एक है अपने प्रोफेसर सालमंड कहते हैं कि कानून नियमों का एक ऐसा समूह है, नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन उसे लागू करता है। एक है प्रोफेसर सालमंड। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य क्या करता है? जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन उसे लागू करता है। न्याय प्रशासन उसे लागू करता है। बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं कि विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना निहित होती है। लिखिए, बेंथम के अनुसार बेंथम क्या कहते हैं भाई साहब? जेरेमी बेंथम कहते हैं कि विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना निहित होती है। जिसमें दंड की भावना क्या होती है भैया? निहित होती है। ये कौन कहते हैं? बेंथम कहते हैं। मैकाइवर कहते हैं कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों हैं। कौन? मैकाइवर। ये लिखिए, मैकाइवर क्या कहते हैं कि राज्य क्या है? राज्य कानून का शिशु, राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों हैं। ठीक है भाई, मैकाइवर का हो गया। एक है अपने
पाउंड कहते हैं कि न्याय के प्रशासन में जनता एवं नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहा जाता है। कौन कहते हैं? पाउंड के अनुसार। पाउंड के अनुसार। पाउंड क्या कहते हैं भाई साहब? पाउंड कहते हैं कि न्याय के प्रशासन में न्याय के प्रशासन में न्याय के प्रशासन में जनता एवं नियमित न्यायालयों द्वारा जनता एवं नियमित न्यायालयों द्वारा जनता एवं नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहा जाता है। तो भाई पाउंड कहते हैं कि न्याय के प्रशासन में जनता एवं नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहा जाता है। कौन कहते हैं? तो पाउंड कहते हैं। वही एक हमारे कौटिल्य हैं। कौटिल्य कहते हैं कि कानून प्रभु सत्ता द्वारा दिया गया आदेश है ना? कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य हैं। कौटिल्य कहते हैं कि कानून क्या है कि भैया कानून प्रभु सत्ता द्वारा दिया गया आदेश है। कानून प्रभु सत्ता द्वारा दिया गया आदेश है। ये कौन मानते हैं? कौटिल्य मानते हैं। तो साथियों ये बात मैंने आपको बताई, बात समझ में आ गई कि भैया विधि के कानून क्या होता है कि राज्य द्वारा नियमित यानी राज्यों द्वारा निर्मित एवं लागू किए गए नियमों को कानून कहा जाता है। बात ठीक है। राज्य जो होता है, राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन के लिए नियमों एवं कानूनों का क्या करता है? निर्माण करता है। इन कानूनों को सभी के लिए, नियमों को सभी के लिए पालन करना अनिवार्य होता है, सभी के लिए आवश्यक होता है। यदि कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे दंडित किया जाता है। समझे? एक है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में कानून की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि सत्ता द्वारा आरोपित आचार विचार के नियमों को ही कानून कहा जाता है। कि सत्ता द्वारा आरोपित आचार विचार के नियमों को कानून कहा जाता है। कानून के समक्ष में साथियों अनेक विचारकों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। जैसे अपने एक ऑस्टिन है। ऑस्टिन कहते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश है। कानून क्या है? संप्रभु का आदेश है। एक है प्रोफेसर सालमंड। प्रोफेसर सालमंड क्या कहते हैं भाई? प्रोफेसर सालमंड कहते हैं कि कानून नियम का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन उसे लागू करता है। बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कहते हैं कि विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना निहित होती है। बेंथम कहते हैं कि विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना निहित होती है। वहीं मैकाइवर कहते हैं साथियों, मैकाइवर कहते हैं कि राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों हैं। राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों हैं। पाउंड कहते हैं कि न्याय के प्रशासन में जनता एवं नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को ही कानून कहा जाता है। मैकाइवर का देख लिया हमने। कौटिल्य कहते हैं कि कानून प्रभु सत्ता द्वारा दिया गया आदेश होता है। बात एक ही। देखिए ऑस्टिन का और कौटिल्य का लगभग मिलता जुलता आपको दिखाई दे रहा होगा। कहीं ये भी कहते हैं कानून संप्रभु का आदेश है, ये भी कहते हैं कानून प्रभु सत्ता द्वारा दिया गया आदेश है। बात एक ही है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये क्या है, ये अपने इनके विचार हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, इतना आप लोग लिखिए इसे जरा, इसे लिखने का प्रयास करें। ऑस्टिन ने कानून की परिभाषा देते हुए कहा कि कानून किसी भी स्वतंत्र राजनीतिक समाज के शासन या शासक की आज्ञा है। बात एक ही है भाई, बात एक ही है, क्योंकि हमने ऑस्टिन का देख लिया, कानून संप्रभु का आदेश है, यही कहते हैं कि यानी कि कानून किसी भी स्वतंत्र राजनीतिक समाज के शासन या शासक द्वारा क्या होता है, आदेश, उसकी आज्ञा होती है, उसका आदेश होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, लिखे जरा, उतारें इसे। अगला देखते हैं, कानून के आवश्यक अनिवार्य तत्व क्या होने चाहिए। अनिवार्य तत्व, कानून के लिए अनिवार्य तत्व क्या होने चाहिए, ये कथन पूछता है मेरे साथी, ये कथन आपसे पूछेगा, इसमें से एक ना एक कथन जरूर पूछेगा। ये कथन आपसे पूछेगा। साथियों, हमारी तैयारी की इतनी लिमिट होनी चाहिए, इतनी हमारी स्पीड होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आते ही ऑप्शन में देखते ही भाई साहब आंसर तुरंत खत्म, ऐसी हमारी स्पीड होनी चाहिए। और ये स्पीड जब आएगी जब आप चैप्टर फाइनल करने के बाद प्रैक्टिस लगाएंगे, और प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए हमारी विकट वाली। कानून के आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए या अनिवार्य तत्व, लिखिए, कानून के लिए आवश्यक या अनिवार्य तत्व। तो कानून के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये साथियों, कानून के लिए नागरिक समाज का होना अति आवश्यक है। जब भैया नागरिक ही ना होगा तो कानून किन के तय बनाओगे, भेड़ बकरियों को, ढोरों को बनाओगे कानून रे, है ना। तो जब नागरिक समाज ही नहीं होगा तो हम कानून किसके लिए बनाएंगे। तो कानून के लिए अनिवार्य तत्व जो होने चाहिए, उनमें पहला तत्व होता है कि इसमें नागरिक समाज का होना अनिवार्य होता है। लिखिए, नंबर 1, कानून के लिए नागरिक समाज का होना अनिवार्य है। तो कानून के लिए क्या है, नागरिक समाज का होना क्या भाई साहब अनिवार्य है। नागरिक समाज का होना क्या है, अनिवार्य है। कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए संप्रभु सत्ता का होना अनिवार्य है। संप्रभु सत्ता यानी कि एक सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कानूनों का निर्माण करे, वो आज्ञा दे आपको। तो कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए लिखिए, नंबर 2, कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए संप्रभु सत्ता का होना अति आवश्यक है। बात समझ में आ गई साथियों। तो कानून के लिए क्या है भैया, संप्रभु सत्ता का होना जरूरी है, एक सरकार का होना आवश्यक है। कानून का संबंध व्यक्ति के बाह्य आचरण से होता है साथियों। कानून का संबंध किससे होता है, तो कानून का संबंध व्यक्ति के बाह्य आचरण से होता है। बाह्य आचरण से होता है, व्यक्ति के बाह्य आचरण से। जब भाई आप चोरी करोगे जब तो पकड़े जाओगे, चाहे तुम दिमाग में रोज चोरी की भावना लेकर के आओ तो आपको कौन पकड़ लेगा, नहीं पकड़े जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने करी तो आप गए, सीधी सी बात है, आप गए। तो व्यक्ति के बाह्य आचरण पर क्या होता है, कानून लागू होता है। बात समझ में आ रही है आपको।
कानून का पालन करना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक होता है। और जैसे यदि कोई नागरिक कानून का पालन नहीं करता, उसे क्या कर दिया जाता है, राज्य द्वारा दंडित किया जाता है। लिखिए कि कानून का पालन करना, कानून का पालन करना सभी नागरिकों को आवश्यक होता है, आवश्यक होता है यदि कोई नागरिक कानून का पालन नहीं करता है तो राज्य उसे दंडित करता है। तो राज्य क्या करता है, उसे दंडित करता है। कानून का पालन दंड के वजह से नहीं बल्कि सामाजिक हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी कानून का पालन दंड के वजह से नहीं करना चाहिए कि साहब दंड मिलेगा कि डर है कि 5 साल की 20 साल की सज़ा है तो हमें डरना चाहिए कानून से। नहीं, कानून का पालन दंड की भावना से नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए कि हमें भैया सामाजिक हित में हम कानून क्या कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसका पालन करते हैं। तो लिखिए कानून का पालन, कानून का पालन दंड के भय से नहीं, भय से नहीं बल्कि सामाजिक हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो कानून के अनिवार्य तत्व होते हैं कि भैया कानून के लिए नागरिक समाज का होना अति आवश्यक है। अरे है ना, है कि जब नागरिक ही ना रहेंगे तो किसके लिए कानून बनाया जाएगा। कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए एक प्रभु सत्ता संप्रभु सत्ता का होना अनिवार्य है। कानून का जो संबंध होता है व्यक्ति के बाह्य आचरण से होता है। कानून का पालन सभी नागरिकों को करना चाहिए। यदि कोई नागरिक कानून का पालन नहीं करता है तो राज्य उसे दंडित करता है अपने द्वारा। कानून का पालन दंड के भावना से नहीं, दंड के वजह से नहीं बल्कि उसको सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए कानून का पालन करना चाहिए। अब देखते हैं कानून के स्रोत क्या क्या हैं। कानून के स्रोत क्या क्या हैं भैया, कानून के स्रोत क्या क्या हैं, कानून के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, कानून के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे कानून के स्रोतों में जैसे पहला रीति रिवाज, बहुत से भाई साहब ऐसे हैं जिन्हें लोग मानते हैं अभी भी और वो कानून का रूप ले लेते हैं आगे चल करके। रीति रिवाज, रीति रिवाज हैं। धर्म, धर्म के आधार पर भी कहीं ना कहीं कानून को क्या किया जाता है, कानून का स्रोत मान लिया जाता है धर्म को भी। कानूनी टीकाएं, कानूनी टीकाएं, कानूनी टीकाएं। कानूनी टीकाएं किसे कहते हैं, कानूनी टीका उसे कहते हैं जैसे कानून का कोई ग्रंथ है, यदि उसी के ऊपर लिखा गया एक और ग्रंथ है तो उसको हम कानूनी टीकाएं कहते हैं। यानी कि कानून के ग्रंथ के ऊपर लिखा गया ग्रंथ, कानून के ग्रंथ के ऊपर लिखा गया ग्रंथ, तो ये क्या है, कानूनी टीकाओं के नाम से जाना जाता है। कानूनी टीकाएं भी कभी कभी क्या ले लेती हैं, कानून का रूप ले लेती हैं। न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय भाई कभी कभी क्या होता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसे हम कानून के
दायरे में रहकर उसके पालना करते हैं, कानून मान लिया जाता है। वो मान लिया जाता नहीं मान लिया जाता है भाई। अभी भी क्या होता है, ये तो हमारे यहाँ अभी भी है। अरे यही चीज़ तो ख़त्म है, रीति रिवाज धर्म टीका ये क्या है, यही तो ख़त्म है। लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर ही चलते हैं, संविधान के आधार पर नहीं चलते हैं। उन पर हम लोग किसी विशेष तौर पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बात करिए कानून के स्रोत क्या है, कि भैया रीति रिवाजों को भी कानून का स्रोत माना जाता है, धर्म को भी कहीं कहीं कानून का स्रोत माना जाता है, लेकिन कानूनी टीकाओं को भी माना जाता है। और ये जो न्यायिक निर्णय होता है इसको तो माना ही जाता है, इसकी तो कोई दिक्कत वाली बात है ये नहीं। साम्य एवं औचित्य की नीतियाँ होती हैं, साम्य एवं औचित्य की नीतियाँ, साम्य एवं औचित्य की नीतियाँ, साम्य एवं औचित्य की नीतियाँ। इसमें क्या होता है कि जो न्यायाधीश होता है, जो न्यायालय होता है, वह अपने स्वयं विवेक से क्या कर लेता है, अनुभव, स्वयं विवेक एवं अनुभव के आधार पर क्या देता है, आपको निर्णय देता है। जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश अपने विवेक एवं अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर निर्णय जो देता है उसे हम लोग साम्य एवं औचित्य की नीतियाँ कहते हैं। जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कभी कभी कह देता है कि भैया सरकार को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, है ना, लेकिन कानून बनाने का काम तो विधायिका का है भाई, व्यवस्थापिका का है, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय क्यों कह देता है ना, क्योंकि उसके पास एक आर्टिकल नंबर 142 की पावर है, जिसे हम जुडिशल एक्टिविज्म कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि ये कानून जनता के हित में है, जनता के लिए है, जरूरी है, ये न्याय करेगा, तो इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको आदेश दे सकता है सरकार को कि नहीं इसके ऊपर कानून आप बनाइए। इसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो भैया साम्य एवं औचित्य की नीतियां हैं। अगला है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका एवं विधायिका, व्यवस्थापिका एवं विधायिका। ये जो व्यवस्थापिका एवं विधायिका होती है भाई, केंद्रीय विधायिका हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, तो केंद्र की जो व्यवस्थापिका विधायिका है उसे हम संसद बोलते हैं, और जो राज्यों में राज्य का क्या होता है, विधानमंडल होता है, राज्य में विधानमंडल होता है ना। तो ये क्या होता है, ये विधायिका जो होती है इसको हम कानून का क्या मानते हैं, सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। इसको कानून का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है, कानून का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। तो इसको कानून का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। कभी कभी न्यायिक निर्णय भी कानून बना देते हैं, समझ रहे हैं आप भाई। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई भी न्यायिक निर्णय है उसका तो क्या किया जाता है, एक अभिलेख के तौर पर रख लिया जाता है, एक कानून के तौर पर उसको आगे प्रेफरेंस दी जाती है, रेफरेंस दिया जाता है उसका कि ये चीज़, ये देखिए इस कोर्ट में इस केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया, तो उसी के आधार पर निर्णय दिया जाता है। समझ रहे हैं, तमाम केस हमारे संविधान में हुए हैं, हम लोग आगे देखेंगे उसमें। तो ये क्या है, ये भाई साहब कानून के क्या हैं, स्रोतों के नाम से हम इन्हें जानते हैं, कानून के स्रोतों के नाम से हम इन्हें जानते हैं कि भाई रीति रिवाज हैं, धर्म है, कानूनी टीकाएँ हैं, न्यायिक निर्णय हैं, व्यवस्थापिका विधायिका है, साम्य औचित्य की नीतियाँ हैं। लेकिन साथियों जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, संविधान में मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल नंबर 13 है, आर्टिकल नंबर 13 है, वो कहता है कि भाई अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण, अन्य विधियों से मूल अधिकारों का संरक्षण। उसमें 13 क्लॉज यानी कि जो 13 आर्टिकल है उसके 3 क्लॉज हैं, 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3। जो 13 क्लॉज 1 है, 13 क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि संविधान पूर्व जितनी विधियां हैं,
संविधान पूर्व जितनी भी विधियां रही, यानी 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उससे पहले, संविधान लागू होने से पहले की जितनी विधियां थी, यदि वो मौलिक अधिकारों के साथ विवाद करती हैं या फिर उसको प्रभाव में लाती हैं, कम करने का प्रयास करती हैं, मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो विधियां क्या कर दी जाएंगी, उस मात्रा तक क्या कर दी जाएंगी, समाप्त कर दी जाएंगी जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। कुल मिलाकर ऐसे समझिए वो विधियां शून्य कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि भैया चाहे वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई भी नियम क्यों ना हो, और ये तो रीति रिवाज परंपरा, ये तो भैया करते हैं किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित, तो ये तो हम इन्हें तो कानून के बारे में बता ही नहीं सकते कि हाँ हम इन्हें कानून के उसमें शामिल करते हैं, लेकिन इसे स्रोत माना जाता है पहले से ही, तो मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग हमें विधियों का निर्माण करना चाहिए और उसी के द्वारा किया जाता है कि संविधान का उल्लंघन ना हो। यदि संविधान का उल्लंघन होता है, नागरिकों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो आपका संरक्षण करता है। आपको आप मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आर्टिकल नंबर 32 आपको अधिकार देता है कि आप तुरंत डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। हाई कोर्ट में 226 के तहत आप जा सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये क्या है साथियों, यह है कानून के स्रोतों के बारे में। तो कानून का सर्वोत्तम स्रोत अच्छा माना जाता है कौन सा, व्यवस्थापिका या विधायिका को सर्वोच्च इसका स्रोत माना जाता है कानून का। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं हम लोग कानून का उद्देश्य क्या होता है भाई। उद्देश्य या इसके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, क्या करना चाहता है कानून, क्या करना चाहता है कानून हमारे साथ में। तो कानून के उद्देश्य क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग। इसमें साथियों अपने इसके विधि एवं दंड के सिद्धांत के बाद एक चैप्टर बचता है नागरिकता। उसके बाद हम लोग राजनीतिक विचारधाराओं पर बात करेंगे, जैसे उदारवादी या पूंजीवादी व्यवस्था है, समाजवादी है, फांसीवाद है ना, ये इन सब पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद हम लोग अगली श्रृंखला चालू करेंगे कोई और, कानून के उद्देश्य, है ना, कानून के उद्देश्य या कार्य, उद्देश्य या कार्य। तो कानून के उद्देश्य या कार्यों की यदि बात करी जाए तो ये क्या चाहता है भाई, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है, राज्य में शांति व्यवस्था बनाता है। कानून क्या करता है कि भैया राज्य जो होता है, राज्य में शांति व्यवस्था बनाता है। तो राज्य में शांति व्यवस्था बनाता है, मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है, मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है, मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी इसका कार्य है। मानव की आवश्यकताओं की, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका क्या काम है, इसका यह भी काम माना जाता है। नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना, सभी नागरिकों को
नागरिकों को समान अवसर देना। ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना, रक्षा करना, ये किसका काम है? तो ये कानून का कार्य है। अच्छे कानून के लक्षण कौन से होते हैं? लिखिए, यहां पर डाल दीजिए अच्छे कानून के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लॉ। लिखिए, अच्छे कानून के लक्षण। अच्छे कानून के लक्षण। अच्छे कानून के लक्षण में साथियों, पहली बात तो इसमें सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। भैया सरल होना चाहिए ताकि मानव तक पहुंच सके, सरलता एवं सभी व्यक्तियों को समझ में आ सके, सरलता एवं स्पष्टता इसमें होनी चाहिए, सरलता एवं स्पष्टता इसमें होनी चाहिए। स्थायित्व कानून होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थायित्व होना चाहिए। ऐसा ना है कि आज बनाओ कल को खत्म कर दिया, स्थायित्व होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए कानून के अंदर। स्थायित्व का गुण होना चाहिए। व्यावहारिकता होनी चाहिए, व्यावहारिकता एवं व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता होनी चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। नागरिकों के अधिकारों का रक्षक होना चाहिए, नागरिकों के अधिकारों का रक्षक होना चाहिए, नागरिकों के अधिकारों का रक्षक होना चाहिए। मनुष्य के सर्वांगीण प्रगति का रक्षक होना चाहिए, मनुष्य की सर्वांगीण प्रगति का रक्षक होना चाहिए। वंचितों एवं शोषितों, वंचित एवं शोषितों के कल्याण की भावना होनी चाहिए। इसमें वंचित एवं शोषित के कल्याण की भावना होनी चाहिए। ये क्या माना जाता है? ये कानून के, किसी भी कानून के अच्छे लक्षण माने जाते हैं। ठीक है भाई, सरलता, स्पष्टता, स्थायित्व कानून होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, नागरिक के अधिकारों का रक्षक होना चाहिए, मनुष्य की सर्वांगीण प्रगति का रक्षक होना चाहिए, वंचित एवं शोषितों के कल्याण की इसमें भावना होनी चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कल कानून के प्रकार कौन कौन से हैं। कानून के प्रकारों में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत कानून है, सार्वजनिक कानून है, संवैधानिक कानून है, सामान्य कानून है, प्रशासनिक कानून, प्राकृतिक कानून, अध्यादेश, राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। इन सभी कानूनों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये क्लास आपकी यहीं तक थी। ठीक है, चलिए साथियों, मैं आपसे विदा चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास तक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए अपने परिवार के साथ और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें साथियों। जय हिंद।